तो जी हमें पता चला कि जो हमारे पास बैलेंस शीट है वो दो चीज़ों पे मबनी है। एक जो है ना करंट एसेट्स पे और फिक्स्ड एसेट्स पे। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस टोटल ऑनर्स इक्विटी की वैल्यू। तो ये हमने ये भी देख लिया कि बैलेंस शीट क्या होती है। अब ये मैं दो पार्ट जो है ना डिफाइन कर चुका हूँ आपसे कि क्या क्या दो पार्ट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। फिलहाल हम दो पार्ट्स को, इसके अलावा जी मैं आपको बताता चलूँ एक ना, मैं यहाँ पे चले मैं आपको मजीद भी इसी पीपीटी में दिखा देता हूँ, आगे होगा इसमें। पेज डाउन पे हम जाते हैं तो पता चला ये हमारे पास एसेट साइड आ गई। इसके अलावा ना स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, जो अभी मैंने बात बताई आपको, एक तीसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट, वो क्या बताया है जी इन्होंने कि जो पैसा हमने कुछ उन्होंने पूछा था ना हमसे। देखिए रिटेन अर्निंग बैलेंस कितना था जनवरी 1 को 2009 का था, यानी पिछले साल जो हमने फैसला किया था कि हम री इन्वेस्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस को ऐड किया गया, फिर कैश डिविडेंड को अदा किया गया। देखिए कैश डिविडेंड हमने दे दिया कॉमन स्टॉक को भी और प्रेफर्ड स्टॉक को भी, वो भी लेस कर दिया। तो टोटल डिविडेंड पेड $108 हमने निकाल लिया टोटल डिविडेंड। अब ये हमने से क्या किया, रिटेन अर्निंग बैलेंस। तो इसके बाद जो हमारे पास बाकी बच गया बैलेंस, वो हमारे पास ये मौजूद है कंपनी में। यानी कंपनी के प्रॉफिट की स्टेटमेंट है कि वो आगे पीछे कितना हुआ, री इन्वेस्ट कितना हुआ, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है बातें। एक चौथी स्टेटमेंट होती है जी, हम उसको बताते हैं बार्ट बार्टलेट कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये कंपनी का नाम दिया गया है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी होती है जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी एक हिस्सा है उसका जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ये हमारे पास जो पार्ट है ना, इसमें वो क्या बताता है, इसमें जी कैश फ्लोज को बताता है। याद करें मैंने आपको एक दफ़ा क्लास में बताया होगा कि अकाउंटिंग में और फाइनेंस में यही डिफरेंस है कि अकाउंट्स वाले का काम होता है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड एनालिसिस, बट जो फाइनेंस वाला बैठा होता है हिज मोर फोकस इज ऑन द कैश फ्लोज। ठीक है, कैश फ्लोज पे उसका फोकस रहेगा कि पैसा आया कितना और गया कितना। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ना कि अकाउंटिंग में और फाइनेंस में डिफरेंस के लिए, मैंने बोर्ड पे समझाया होगा। एम आई राइट, डू यू रिमेम्बर? आपको याद है? यस सर। उसमें मैंने यही बताया था कि अकाउंट्स वाले तो कहते हैं कि हमने जी सेल की है क्रेडिट पे तो हमें इतने पैसे बच गए, लेकिन जब फाइनेंस वाला आता है तो वो कहते हैं नहीं आप तो लॉस कर चुके हैं। वजह क्या है कि कैश फ्लो नहीं हुआ, इनफ्लो नहीं हुआ। तो जी यहाँ पे देखें, ये भी फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है कि वो कैश फ्लोज को भी देखे। तो कैश फ्लोज बेसिकली तीन जगहों से देखे जाते हैं कि देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें जो कैश का इन आउट हुआ है, यानी डिक्रीज इन्वेंट्री आई तो हमने पैसे दिए, इन्वेंट्री गई तो हमने पैसे कमाए। यस सर, यस सर। तो डिफरेंट जो है ना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, हमने हमारी कंपनी कुछ पैसा जो है ना इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए यूज कर रही होती है, वहां पे जो गया पैसा आउटफ्लो में डाल दिया। इनफ्लो कितना हुआ, सिफर हुआ। तो हमने एक स्टेटमेंट देनी है, अगर इनफ्लो होता तो बेनिफिशियल था। यहाँ पे जो देखें जो ब्रैकेट्स में लगे हुए हैं वो आउटफ्लोज है और जो सिंपल लगे हुए हैं वो कैश इनफ्लोज है। ये आपके लिए एग्जांपल मैंने निकाली है और आपको समझाने के लिए। ये है तो किसी और बुक में से, बट हमारे पढ़ने का मकसद है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आपको पता चल गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। मतलब कुछ नोट पेएबल्स थे वो कम हुए, ज्यादा हुए तो पैसा आया गया, मुख्तलिफ लॉन्ग टर्म डेट्स की अदायगियां। तो इस हवाले से भी हम फ्लोज को देखेंगे। तो पता चला नेट इंक्रीज इन कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, नेट कैश $92 हुआ। तो ये हमें लास्ट फिगर हम निकालते हैं कि आया हमें बेनिफिट हुआ। तो अब हम जो है ना, ये चार जो थी ना स्टेटमेंट्स थी, आपको समझाना था, मकसद देना था, आपको कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करना था, जो आज का हमारा टॉपिक था। अच्छा आगे आते हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल मार्क स्टेटमेंट्स। जी हमेशा याद रखिएगा कि मुख्तलिफ किस्म के ना नोट्स होते हैं। अब मैं थोड़ा सा फास्ट भी चलूंगा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो चार होती हैं उनको हम देख चुके हैं। जी नोट्स क्या होते हैं? नोट्स आप याद करें, आप स्टेरिक बना के कुछ वहां पे लिख दे, कोई भी पेज हो स्टेरिक बना के लिखा होता है, मतलब एक नोट डाला हुआ है। तो ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना कुछ हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन होती है, नोट्स होती हैं। वहां पे क्या होता है, वहां पे चीजों की डिटेल बताई होती है।
अब यहाँ पहले नंबर पे वो कहता है कि उन्होंने ना कैलकुलेशनें करके आपके सामने रख दिया, लेकिन आप मिसाल के तौर पे वो कहता है अकाउंटिंग मेथड्स कौन से यूज किए, याद करें। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में माइट भी मैंने आपको बताया हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो कि हमें मुख्तलिफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बताता है, अकाउंटिंग मेथड्स के बारे में बता रहा होता है। तो हमने ये देखा हमें कुछ नोट्स ऐसे मिलेंगे, हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन एंड पे होती है, वहां पे चीजों के बारे में लिखा होता है। यहाँ पे वो कहता है डेप्रिसिएशन करने के ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जो मैंने अभी ऊपर बात बताई कि असासे जो है डेप्रिसिएट होंगे, वक्त के साथ वैल्यू में कमी लाएंगे, उस किस तरह कमी लाना, ये एक मेथड है। इसी तरह 4-5 मेथड होते हैं, अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स ज्यादा बेहतर समझते होंगे इस बात को, कि एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक डिमिनिशिंग मेथड होता है, एक वेटेड एवरेज मेथड होता है। अब जो मेथड भी होगा वो आपको नोट्स में जाके पता चलेगा, हर मेथड का एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, उसको देखने के लिए। अब हम नीचे सेकंड 2 पे जाते हैं। वो कहता है कुछ फिगर्स वगैरह बताए जाते हैं, मोस्ट फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल सिस्टम, टोटल एग्रीगेट फिगर्स नेसेसरी टू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट दीज। जो कहते हैं कुछ फिगर्स बता दिए जाते हैं, ठीक है ना, आपको एक ग्राफ दिखा दिया गया, ठीक है, आपको एक बार चार्ट बना के दिखा दिया गया, उसके बारे में डिटेल तो आपको कहाँ पता चलेगी, नोट्स में जाके पता चलेगी। स्टैच्यूटरी डिस्क्लोजर्स में क्या होता है, वो कहते हैं कि हर बात में जो है ना आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने रेम्यूनरेशन डायरेक्टर को कितना दिया, तो वो भी आपको नोट्स में जाके पता चलेगा डिटेल के बारे में कि इसका कितने परसेंट जाता है। परसेंटेज की बात हुई, वहां पे तो लिखेंगे ना टोटल रेम्यूनरेशन सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन जब डिटेल की बात है कि कितना परसेंट सीईओ को गया, कितना कहाँ गया, तो यहाँ से आपको पता चले। वो कहते हैं अगर कोई चेंजेस हुई हैं ड्यूरिंग पीरियड मेथड्स में, डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस हो सकती हैं, कोई भी मेथड अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है, मैंने आपको एक दो दफा बताया होगा कि पेमेंट पॉलिसी होती है कि पेमेंट कैसे करनी है, रिसीविंग की पॉलिसी होती है कि कंपनी कैसे वसूल करेगी पैसा। अब मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, वो कैश में डील कर रही है, अब उसने चेंज किया है पॉलिसी को, उसने कहा है नहीं जी, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वी विल रिसीव थ्रू आवर जैज कैश, इजी पैसा एंड द बैंकिंग चैनल, नॉट इन द कैश। तो ये चेंज हो गई पॉलिसी, तो अगर कोई पॉलिसी चेंज होगी तो वो भी उसको बताएंगे। अच्छा, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, सर्टेन इंफॉर्मेशन में बी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडर यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट इट मे नॉट हैव अ राइटफुल पीस प्लेस बॉडी में, यानी किस जगह पे हम हर इंफॉर्मेशन को डालें। लेट अस टेक एन एग्जांपल, कंपनी हैज नो लीगल लायबिलिटी। वो कहता है कि डिटेल ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स के बारे में। जी आवाज आ रही है मेरी आपको, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, वो सम टाइम यार मैं ऐसे लगता है मैं रूम से बातें कर रहा हूँ अकेला बैठ के। तो अब चलें, आपने कंफर्म किया कि आवाज़ आ रही है, तो अब हम आगे चलते हैं। डिटेल ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स क्या होते हैं। वो कहता है कि अगर कोई हमारे पास ना मिसाल के तौर पे एक डिस्प्यूट चल रहा है हमारी कंपनी में, फॉर एग्जांपल एक किसी कंपनी के हमने पैसे देने हैं, लेकिन अभी वो डिस्प्यूट की फॉर्म में है, ठीक है, अभी वो उसकी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ उस पे, डिस्प्यूट पे, कि वो लायबिलिटी है भी सही हमारी कंपनी पे या नहीं। वो कहता है अनटिल द डिसीजन इज मेड वी विल नॉट शो एनी इंफॉर्मेशन। हम ऑफ बैलेंस शीट रखते हैं उन चीजों को, ठीक है ना, हम ये चीजें बैलेंस शीट में डिफाइन नहीं कर देंगे, लेकिन कुछ नोट्स में कुछ हवाला दे सकते हैं। नोट्स क्या है, नोट्स तो हमें बातें यही बताता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब ऑडिट रिपोर्ट की बात आती है। The third section of the annual report contain a report from the external auditor, which as essentially gives his opinion financials. More is said about the report later in the chapter. हम पहले भी देख चुके हैं ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। जी, ऑडिट रिपोर्ट अगर किसी एक्सटर्नल ऑडिटर से होगी तभी वो जो है ना हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा कि हाँ जी इस कंपनी ने तो ऑडिट करवाया हुआ है और ये तो बड़ी रिलायबल कंपनी है, एक्सटर्नल ऑडिट हो चुका है इसका, गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसीज को ये फॉलो कर रहे हैं, तो तब जाके हम इसको देखेंगे। द नीड फॉर पब्लिशिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डेफिनेटली जी, अब पब्लिश करवाने का हमारा मकसद होता है, नीड्स होती हैं, कोई ज़रूरत होती है, ठीक है ना। क्यों होती है ज़रूरत, वो कहता है कि सबसे बड़ी ज़रूरत है इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, के ऊपर उसने दी हुई है इंफॉर्मेशन फंक्शन।
क्या है जी, ये तमाम एक इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रही होती है जी। अगर आप कोई भी चीज किसी को बताएंगे, ठीक है ना, तो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करने का मकसद होता है उसको पब्लिश करवा देना। किसी भी चैनल के थ्रू, अखबार के थ्रू आप एक इंफॉर्मेशन देते हैं, आप अपनी वेबसाइट के थ्रू पब्लिश कर देते हैं कि जी ये हमारा काम है, ये चीज हो गई है। तो पता चला कि पब्लिश करवाना लाजिम है। मकसद क्या है, इंफॉर्मेशन फंक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल फंक्शन। कंट्रोल फंक्शन में ये होगा जी, कोई इशू आ गया है, कोई गैप आ गया है, कोई गैप आ गया है, अगर वो मैनेजर्स लेवल के लोग जो है वो भी उसको देखेंगे, अच्छा लास्ट टाइम हमसे ये मसला हो गया, अब ये मसला हो गया, अच्छा मुझे ना स्क्रीनशॉट कौन भेजेगा इसका, 20 स्टूडेंट्स तमाम आ जाएं सर। उसमें, लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकता है कोई? जी लॉन्ग स्क्रीनशॉट आता है किसी के मोबाइल पे? जुहेब? नहीं सर, मेरे मोबाइल पे तो नहीं आता। अच्छा चले मैं, ये किसी लड़की ने लिया था पहले सर, लास्ट टाइम उन्होंने साइकिल लेती है किया लेकिन था। वो ऑफ है शायद आज। अच्छा चले हाँ, और नहीं आता किसी। सर मैं आपको सेंड करता हूँ अभी, मैं लैपटॉप से ऑनलाइन हूँ। हाँ चलें यार, आप इसका स्नैपशॉट लेके ना एक या दो में भेज दें, टोटल स्टूडेंट्स भी हों। अच्छा अब पता चला कि कंट्रोल फंक्शन यानी कोई गैप्स आ जाते हैं, कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो क्या है हमें फिर प्लान करना वो करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है उस मामला को। प्लान, प्लान का क्या मतलब होता है जी, कुछ फ्यूचर ये फ्यू इयर्स, नेक्स्ट फ्यूचर इयर्स के लिए कुछ प्लानिंग कर लेना, इसका भी हमारा मकसद होता है, इसलिए भी हम पब्लिश कर देते हैं और हर चीज़ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। वो कहते हैं लिमिटेशंस क्या होती हैं। लिमिटेशंस ये होंगी यार कि ना, आप एक लिमिट में रह के काम करते हैं, कोई भी काम हो, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की भी लिमिट्स होगी कि हाँ चले मुझे स्क्रीनशॉट मिल गया। बैलेंस शीट क्या है, वैल्यूज यानी वो कहता है फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, तो कुछ कंपनीज का कोई मेथड्स होगा वो उस लिमिट में रहेंगी कि जो कॉस्ट, जो हम कॉस्ट शो करवाते हैं तो वो जो है ना बुक वैल्यू पे शो होगा। इसको आप डीपली अंडरस्टैंड करिएगा। लिमिटेशंस कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है, ये क्या है कि जस्ट लिमिट्स के बारे में बता रहा है कि किस हदों में रह के हमने काम करना है। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं हमारे पास, ठीक है ना, उसी अकाउंटिंग पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे, कोई अपनी तरफ से नहीं डालेंगे चीज़ों को। जो हम पहले बातें कर चुके हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, हर हर एक ट्रांजैक्शन की पॉलिसी होती है, कैश पॉलिसी होगी और अकाउंटिंग पॉलिसीज में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। For the purpose of financial performance, it is often necessary to compare one company's figures with those of other companies। वो कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना एब्सोल्यूट फिगर रखती हैं और उनको हम कंपेयर करेंगे। वो कहता है जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो एक लिमिटेशंस में होनी चाहिए, मतलब कुछ अजम्पशंस भी तो होंगी ना। तो एज्यूम करना चाहिए कि हाँ इसका फिगर अगर ये दे रहा है तो इट डज नॉट मीन कि हम इसको उस कंपनी से कंपेयर करें कि जिस कंपनी के एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं या वो पावरफुल ज़्यादा है। हमेशा याद रखिए, जो सेम साइज की कंपनीज होती हैं उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सेम साइज कंपनी से लेके उसकी 10 गुना बड़ी कंपनी से उसको कंपैरिजन करने लगे, यानी एक लिमिट में रहना है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, सर्टेन एसेट्स लायबिलिटीज में नॉट बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कहता है सम टाइम ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पे कंटिजेंट लायबिलिटीज होती हैं। कंटिजेंट लायबिलिटीज ये होती है कुछ इमरजेंसी हो गई है, ठीक है, इमरजेंसी में ना हमने कुछ पैसा उठा लिया उधार में, तो वो कहता है कि कुछ इस किस्म की कंटिजेंट लायबिलिटीज हैं, वो भी एक हदों में रहना है, आपने उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करवाना। क्या है, शो वहां पे तो आप करवा सकते हैं लेकिन उसको नोट्स में लिखें, ज्यादा बेहतर है। जो कोई इश्यूज के मैटर्स हैं उसकी हद यही है कि आप उसको फुली डिस्क्लोज ना करें, नोट्स में उसका हवाला दें। अब सबसे बड़ी बात, शेयर होल्डर इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है जी, कि स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। मैंने बताया था, मैंने ये क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम बच्चों को, आपको नहीं दिया, किसी और क्लास में दिया था, कि ये बताएं कि एटलीस्ट 4 पार्टीज बताएं जो कि इंटरेस्टेड हों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब
शेयर होल्डर्स, वो कहता है स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, बस स्टेक होल्डर में तो तमाम लोग आ गए, उसमें क्या कहता है शेयर होल्डर क्यों है, उनको पता होना चाहिए कि उनकी जो वोटिंग पावर है वो यूज हो रही है, मीटिंग हुई भी सही क्या नहीं हुई, डिविडेंड कितना हुआ, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन कितना था, ये सब जानने के लिए कौन इंटरेस्टेड है? शेयर होल्डर इंटरेस्टेड है जी। इन्वेस्टर भी तो इंटरेस्टेड होगा जो नया इन्वेस्टमेंट डालना चाहता है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट भी तो होंगे, जैसे मैं हो गया, मैं अब कुछ कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता रहता हूँ स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने इस टाइम भी, अब लास्ट टाइम आपको बताया था, कुछ शेयर्स लिए हुए हैं, आपके एक दो क्लासमेट्स भी थे। अच्छा, मेजर इन्वेस्टर्स, अच्छा नेक्स्ट आता है कि ठीक है, एक्विजिशन, मर्जर, डी मर्जर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, क्रेडिटर्स भी इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हैं। डांस नहीं करते, इनको पढ़ी ही नहीं है, मेरी किस काम। ये अलीशा कौन है जी? हमारी क्लासमेट है। नो सर, ये कोई थर्ड पर्सन है जो इन हो गया। ऐसे केसेस कभी कभी मिलते हैं। अच्छा, आपने अरे बात ठीक है कर, अरे बात ओके कर। सर आप इनको रिमूव कर दे काइंडली ना, ये सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। अरे बात ओके कर, मेरे स्वीटू, मेरे जानू, मेरे सोना। अच्छा जी बच्चे, अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्रेडिटर्स। मैं एक चीज और भी लगा लूं, 2 मिनट हमें, नहीं तो ज्यादा डिस्टरबेंस होगी, ठीक है? 1 सेकंड वेट कीजिए। वो यहाँ से जाके ना इनेबल कर देते हैं वेटिंग रूम को, वेटिंग रूम को, कोई नया एडमिट नहीं हो सकता इसमें, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं जी, क्लास में ऑनलाइन है ना तमाम लोग? यस सर, ऑनलाइन है। यस सर जी सर। सॉरी, हमें कुछ हमारे पास ना in our class the bad people are also there, or maybe outside our class our codes are, but I don't think so कि ये कोई आउटसाइडर हो, ये हमारी क्लास में से ही कुछ लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द, और उनको पहचानना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। चलिए वट एवर, सॉरी, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी देखते हैं कि कंपनी का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। फिर गवर्नमेंट भी तो इंटरेस्टेड होती है, उसने क्योंकि उसने टैक्स वसूल करना है, उसने अपनी सोसाइटीज़ को चलाना है, उसने अपने स्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो समझ आ गई आपको कि ये पार्टीज हैं ए से लेके एच तक जो कि इंटरेस्टेड हैं उसमें, हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। जी समझ आई है आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड है। यस सर, आ गई है। तो ये पार्टीज जी हैं, सर। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी पार्टीज आप में इंटरेस्टेड हैं, आपसे कुछ भी पूछा जाए। क्वालिटीज ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। मैंने कोशिश तो की है अपनी तरफ से कि आपको मैं लफ्ज ब लफ्ज पढ़ाऊं, मकसद क्या है? देखिए ना, अंडरस्टैंडेबल चीजें हों, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मैंने आपको पहले दिन भी यही कहा था, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू टीच यू, बट इफ आई डोंट अंडरस्टैंड देन आई विल गेट द फर्स्ट नॉलेज एंड देन विल डिलीवर। अगर मैंने ये सोचा था कि हमारे पास कोई इशू आएगा तो फिर हम जो है ना इसको देखेंगे। अच्छा, अब आगे बात आ गई है, द स्टेटमेंट्स शुड बी रिलायबल भी होनी चाहिए, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका आउटसाइडर बात करें तब हम मानेंगे, एक लॉज को फॉलो किया जाए, ऑनेस्ट चीजें होनी चाहिए, झूठ मूठ नहीं होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए हर लिहाज से, रेगुलेटरी बॉडीज आया जो हैं उनके मुताबिक होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, तो वही डिसाइड करेगी कि हाँ कैसे लेके चलना है। अच्छा, ये कोई इतना मुश्किल नहीं था, मुश्किल तो कुछ नहीं होता, मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इन चीज़ों की। आगे क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हेल्थ एंड एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्यूरेसी होनी चाहिए, कोई झूठ मूठ ना लिखा हो, मैनेजमेंट हो, बोर्ड के बारे में बताया गया हो, कमेटीज हो। देखिए, फाइनेंशियल हेल्थ तभी बनेगी जब आप गवर्नेंस के लॉज
कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी। सना फातिमा भी ऑनलाइन हो गई है हमारे पास। अच्छा, thus the various stages of preparing these financial statements and parties related to each stage are choosing the accounting policy। अब वो कहता है कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए और किन किन पार्टीज से जो है ना हम रिलेटेड होते हैं। ये इन्होंने लिखा है, मैनेजमेंट से भी पाला पड़ेगा आपका, इंटरनल ऑडिटर से, मैनेजमेंट से, ये मुख्तलिफ उन्होंने एस्पेक्ट दिए हुए हैं। इनको आप खुद पढ़िएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं हमें इसमें। ऑडिट कमेटी का रोल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था, इस पे हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, मैंने ये बताया हुआ है कि सफदर भट्ट साहब की बुक में अगेन एंड अगेन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। चलिए वो आपकी रिवीजन के लिए है या आपके माइंडसेट के लिए है। मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जी, उन्होंने क्या किया होता है, झूठ मूठ लिखा होता है। वजह क्या होती है, वो सम टाइम टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम को कम शुभ करवा देते हैं, अपनी इनकम स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट में अपने असासों को कम जाहिर करते हैं। जैसा कि आजकल वो 51 कंपनीज थी, उनका केस चल रहा था तो उनको क्लोज किया गया। वजह क्या थी कि फेक अंडरस्टैंडिंग, फेक चीज़ें। consequences of financial statement unreliability। अच्छा, हम फिर इस चैप्टर को मजीद यहाँ तक काफ़ी नहीं है, ये यहाँ तक। ये क्विज पूरे चैप्टर का लेंगे आप? consequences of financial statements unreliability। चलें फिलहाल जो है ना आप इसको यहीं तक रखें, ठीक है। राइट सर। और ये जो पॉइंट मैं ये यहाँ मार्क कर रहा हूँ, मतलब ये इस पॉइंट तक, ठीक है जी। ये आप यहाँ तक आपने स्टडी करना है डीपली। मैं आपसे एक एक एस्पेक्ट पे क्वेश्चन करूँगा फर्स्ट 15 मिनट में, मुझे याद भी दिलाना है आपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। और इसको पढ़ के बैठना है। ये मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया आपको, एक एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ाया। और आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह ताला। चलें जी, बेस्ट विशेस है। मैं असल में क्योंकि एक जो उस्ताद होता है ना ऑनलाइन लेक्चर में काफ़ी चीज़ें बताता है, उनकी उसकी हमारी डिस्कशन थोड़ी सी कम हो पाती है आपसे, लेकिन होती है, वो भी होती है। हम ट्राई कर रहे हैं कि अंडरस्टैंड करें चीज़ों को। तो आप जी, मैं आपको एक और बात एट द एंड ऑफ द चैप्टर बताता चलूँ। आप माशाल्लाह बड़े मैच्योर हैं, आप रीडिंग पे फोकस किया करें। If you don't have the skills in future, you are not getting any job anywhere। क्योंकि जो आपने, आपका मकसद है, चलें आप स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में तालीम हासिल कर रहे हैं तो आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। आप ये रीडिंग करेंगे तो आपको ये चीज़ों का पता चलेगा, आप ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। इंशाल्लाह मैं ये लेक्चर भी जो है ना अपने YouTube चैनल पे डाल दूंगा और वहां से आप उसको लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। चलें, बेस्ट विशेस जी, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे। सर ये फाइल शेयर कर दें व्हाट्सएप पे, पीडीएफ में। हाँ, वो आपको मिल जाएगी फाइल्स, डोंट बी वरी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।